नमस्कार जन टीवी में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर और खास खबर में हम बात करेंगे दो राज्यों के विधानसभा चुनाव प्रचार का शोर थम चुका है और अब 20 तारीख को वोटिंग होगी। झारखंड में सेकंड और आखिरी, और महाराष्ट्र के लिए। लेकिन चलिए, अच्छी बात है, लोकतंत्र का पर्व है, सब सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन जिसकी उम्मीद नहीं होनी चाहिए, हालांकि कई लोग कहते हैं तो अपेक्षित है, लो बेल्ट कई चीजें सामने निकल करके आई अपने स्पीचेस में नेताओं के। चुनाव अगर यूं देखें तो बटोगे तो कटोगे, साथ रहोगे सेफ रहोगे, एक नए स्लोगन के आसपास ही घूमता रहा। मैं एक बात कहना चाहूंगा, ये बेशक राजनीतिक दलों को बुरा लगे और सभी पार्टियों के लिए कि अपने कर्मों को वो तवज्जो देने से ज्यादा ऐसी चीजों में अपने आप को महफूज समझते हैं कि जिसका कोई आधार नहीं है। आप कभी भी देख लीजिए किसी भी दल को, अगर वास्तव में आपके विकास के एजेंडे में इतनी ताकत है तो सूरज की तरह कहिए कि कब कहता है सूरज देखो मैं निकल आया, लोग कहते हैं कि देखो सूरज निकल आया। या तो इस तरह से करना चाहिए राजनीतिक दलों को, लेकिन नहीं, चुनाव तुरंत डाइवर्ट होता है और मुद्दे ऐसे मुद्दों पे चले जाते हैं जिसे हम कहें कि एक गॉसिप का हिस्सा ही कहें उसे। खैर चले, आज हमारे साथ 3 वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं और काफी इलेक्शन कैंपेन भी देखे हैं, रिपोर्टिंग भी की है। आज वो बताएंगे कि इलेक्शन के कैंपेन के दरमियान पूरा देखा हमने, क्या कुछ रहा। मैं चलते चलते आपकी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे, राज ठाकरे उद्धव ठाकरे को गद्दार बता रहे हैं, आरएसएस बीजेपी को खड़गे जी जहरीला सांप बता रहे हैं, संजय राउत योगी आदित्यनाथ को जोकर बता रहे हैं। यानी कि कोई किसी को कुछ भी कह रहा है। तुम्हारे साथ ओम सैनी साहब हैं इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए, राजीव जैन साहब हैं और प्रमोद वशिष्ठ साहब हैं। ओम जी, पूरे इलेक्शन को अगर हम देखें तो आप किस तरह से देखते हैं? जिस वक्त की आप कल्पना कर रहे हैं वो तो लगता है कि हवा हो गया। अब जिस तरह की भाषा बोली जाने लगी है वो कर देती। पहले दल अपने घोषणा पत्रों को लेकर के चर्चा करते थे, उनमें सरकार या विपक्ष में बैठे हुए उसी के हिसाब से सारी बात होती थी और नाइत्तेफाकियों को दर्ज करने के भी बड़े तमीज और तहजीब होती थी। तो मुझे लगता है कि पिछले कुछ सालों से लुप्त हो गया है और जिस तरह की जुबान बोली जाने लगी वो जुबान ठीक नहीं है, उसमें कोई भी मुक्त नहीं। देखिए, आपको जो एलिगेशन, जो आरोप लगाने होते हैं उसको भी आप तमीज से लगा सकते हैं और अच्छी भाषा में लगा सकते हैं, और वो उतने ही फलदायक होंगे जितने की आप सोचते हैं या दूसरे लोग सुनने वाले सोचते हैं। लेकिन आप उसको अपने तरीके से ज्यादा जायकेदार बनाने के लिए जिस तरह की भाषा गढ़ते हैं वो भाषा बड़े तकलीफ दे। तो इसके लिए जो रोल मॉडल होने चाहिए, विभिन्न दलों के नेता, राष्ट्रीय अध्यक्ष और साथ साथ में जो उनके स्टार कैंपेनर होते हैं, उनको नियंत्रित किया जाना चाहिए। मुझे लगता है कि हमारा एक जो इंस्टीट्यूशन जो इन सब चीजों को नियंत्रित कर सकता था वो था हमारा निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग जब से कुछ ऐसा खामोश था, हवा या एलिगेशंस के उसी में खुद भी फंस गया है, तब से नियंत्रण मुझे लगता है कि खत्म हुआ। उसका खामियाजा हम सबको भुगतना पड़ता है। हम किसी बात को तमीज से कह भी नहीं सकते, क्योंकि जब बात ही एक ऐसी जुबान में हो रही है जिसको बयान करने के लिए उसको दोहराना पड़ेगा, तो कहाँ से आप ठीक तरीके से दोहराए। आप देखिए, मैं जैसे महाराष्ट्र में देख रहा हूँ, महाराष्ट्र 6 हिस्सों में बटा हुआ एक प्रदेश है जिसमें कि बड़ा स्पष्ट है, दो गठबंधन है, आमने सामने है, कौन कहाँ पर है, 288 सीटों पे कैसे कैसे होगा। क्या बुनियादी रूप से जो उनका आरक्षण वाला जो सिलसिला है महाराष्ट्र का, वो एक अपने आप में बुलंद बात नजर आती है। उधर जो बहन कहन वाला जो सिलसिला आया है मध्य प्रदेश की जुबान से, वो बड़ा प्रभावी नजर आता है। लेकिन दोनों दलों में जिस तरीके से ताक झांक होने लगी है और जो बातें बदल के कहने की चेष्टा होने लगी, तो लगता नहीं है कि दोनों गठबंधन भी उस तरीके से सहज रास्ते से आगे बढ़ रहे हैं। वो भी उसी तरीके के विवाद में फंसे हुए। मुझे लगता है कि ये चुनाव, वैसे हम तो बता सकते हैं कि कैसे क्या होगा, लेकिन वो मजा नहीं आ रहा जो एक हम लोगों की देखने की आदत रही है बिगनिंग से, वो आज बड़ी तकलीफ दे रही है। मैं समझता हूँ कि
भाषा के बारे में तो ये है, बाकी की बात है हम बाद में करेंगे, बाकी दो साथियों से बात कर लीजिए वो क्या सोच रहे हैं। बिल्कुल, मैं राजीव जी आपके पास में आना चाहूंगा। पूरा इलेक्शन कैंपेन हम लोगों ने बहुत नजदीक से देखा, मीडिया रिपोर्ट्स को भी पढ़ा है। ये बात तो सही है कि नैतिकता खोता जा रहा है, राजनीतिक या सियासी जो हमारा हालात है वो, लेकिन नैतिकता केवल राजनीतिक दल नहीं खो रहे हैं, सभी खोते जा रहे हैं। उससे कोई अछूता नहीं है। कोई भी नैतिकता जो है, चाहे वो कमीशन हो, कहेंगे कि कमीशन ने क्यों कह दिया, अगर कमीशन के लोग सुनेंगे तो उसमें बहुत सारी चीजें हैं। आरोप नहीं लगना चाहिए। टीएन शेषन जिस तरह से इसको एक स्थापित किया उन्होंने, पहले से कमीशन बना हुआ था, हमारे संविधान में भी इसका उल्लेख है, बट उन्होंने बताया कि हाँ कमीशन होता है और उसकी ताकत क्या होती है। उसके बाद में सहने जिस तरह की स्थितियां बनी, किसी से छिपी नहीं है। खैर, लेकिन अगर पूरे इलेक्शन कैंपेन को अगर हम देखें, इसमें जुबानी जंग काफी रही है। तो ये तो माना जा सकता है कि नेता अपने मैनिफेस्टो हो चाहे विकास का एजेंडा हो, उससे ज्यादा उन मुद्दों को लाइक करते हैं जिनसे सीधा अटैक जनता के बीच हो सकता है और वोट को बटोरा जा सकता है। तो ऐसा क्यों, विकास के एजेंडे पे भरोसा नहीं है नेताओं को? देखिए देवेंद्र जी, पिछले कुछ समय से इस तरीके से चुनावों में, जैसे आपने ही कहा कि नैतिकता भी कहीं ह्रास हो रही है, तो सबसे बड़ी चीज है कि भाषा की मर्यादा सब लोग खोते जा रहे हैं। राजनीतिक दलों के जो बड़े नेता हैं, बड़े नेता भी, और जो छोटे नेता, जिनको अपन छोटा नेता, तो नेता होता है, छोटा बड़ा क्या, लेकिन जो भाषा की मर्यादा जो टूट रही है पिछले कुछ 4-5 सालों में, जो गिरावट आई है भाषा की में, तो उससे एक तनाव भी बढ़ता है। जो तनाव बढ़ता है तो जो लोकतंत्र के लिए वो उचित नहीं कहा जा सकता। राजनीतिक दल बेशक अपने मैनिफेस्टो, घोषणा पत्र या जो भी संकल्प पत्र अलग अलग नामों से देने लग गए आजकल, तो वो अपने जनता के सामने रखें, जनता उस पर निर्णय करेगी। लेकिन उसी बीच में रैलियां होती हैं, चुनाव सभाएं होती हैं, नेताओं के भाषण होते हैं, तो भाषा की मर्यादा का जो स्तर गिरा है, जो मर्यादा टूट रही है, एक दूसरे पे आरोप लगाना, प्रत्यारोप लगाना, ये एक चलता है, इसमें कहीं किसी को आपत्ति नहीं होती है। लेकिन जो संयम खो रहे हैं नेता लोग राजनीतिक चुनावों के दौरान, खास करके जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल हो जाता है, तो वो काफी लोगों को अखरती है। लेकिन होता क्या है, राजनीतिक दल है, आपने जैसे कहा विकास तो पीछे छूट जाता है, उनको वोट कैसे मिले, वोट बटोरने के लिए भी कई बार इस तरीके की चीजें फैलाई जाती हैं। कुछ बड़े नेता नहीं कहते, कुछ और जो मध्यम दर्जे के नेता होते हैं राजनीतिक दलों में, उनसे कुछ चीज कहला दी जाती है, उसका रिएक्शन देखा जाता है कि वोट किस वर्ग के मिल रहे हैं। यदि किसी वर्ग के वोट कोई राजनीतिक दल या किसी प्रत्याशी को नहीं मिल रहे, तो वो किस तरीके की भाषा इस्तेमाल कर देता है, तो वो दूसरा पक्ष कहीं उत्तेजित हो जाता है, वो दूसरे के खेमे में नहीं चला जाए। तो ये सब चीजें पिछले कुछ समय से हम देखने में आ रही हैं। जी। राजनीतिक दल है, इनका मूल उद्देश्य तो ये रहता है कि कैसे चुनाव जीते। ये उम्मीदवार जब घोषणा करते हैं कि हमारे उम्मीदवार ऐसे होंगे जैसे होंगे, लेकिन जब चुनाव घोषणा हो जाती है, जब प्रत्याशी चयन होता है, तो सिर्फ वो ही देखते हैं कि जिताऊ कौन है, जिताऊ में अब वो किस उसका आचरण कैसा है, वो सब चीजें गौण हो जाती हैं। राजनीतिक दल उस पर ध्यान ही नहीं देते। उनके सामने सिर्फ एक मुद्दा रहता है कि संख्या बल में, जो संख्या का खेल भी है लोकतंत्र में, हमारे संसदीय प्रणाली है, संसदीय प्रणाली में यही है कि जिसकी संख्या ज्यादा वो ही सत्ता में आएगा। तो संख्या बल को भी साधने के लिए कई जगह हम देखते हैं ऐसे उम्मीदवार खड़े कर देते हैं। राजनीतिक स्थानीय स्तर के जो उनके राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता होते हैं, वो उससे सहमत नहीं होते हैं, लेकिन राजनीतिक दलों का जो नेतृत्व होता है उसको लगता है ये चुनाव जीत सकता है, ये इसमें कई कमियां हैं, खामियां हैं, लेकिन क्या है, हमें तो संख्या चाहिए। तो वो संख्या बल जो एक हो जाता है, उस आधार पर राजनीतिक दलों में जो गिरावट, जो जिस चीज का आप जिक्र कर रहे हैं, वो सब उन चीजों का एक नतीजा है। तो ये आने वाले समय में भी आएगी। अब चुनाव आयोग की क्या भूमिका हो, चुनाव आयोग तो एक अपना एक, जिसको कह सकते हैं कि वो नोटिस दे देता है कि कर देता है, लेकिन सख्त एक्शन अभी पिछले काफी समय से देखने में नहीं मिला। कुछ प्रत्याशियों को या नेताओं को जो इस तरीके का आचरण करते हैं, जिनकी भाषा में मर्यादा नहीं रहती, जिनके भाषणों से तनाव फैलता है, तो उन सब पर किस तरीके से रोक लगे, ये चुनाव आयोग को देखना है। कुछ लोगों को कभी यदि
चुनाव से डीबार भी करने लगेगा चुनाव आयोग, कभी कोई सख्त चुनाव आयोग आ जाए तो हो सकता है कहीं सुधार हो। लेकिन उम्मीद है लोकतंत्र में, संसदीय लोकतंत्र में जो संख्या का एक महत्व है, उस संख्या महत्व के लिए प्रत्याशी चयन में कहाँ गड़बड़ियां हो जाती हैं, ये आप और हम सब देखते ही हैं। हमारे राजस्थान के चुनाव में भी देखा, कई राजनीतिक दलों ने ऐसे उम्मीदवार खड़े कर दिए जो वहां के स्थानीय, जो उनके ही दल के लोग थे, वो बिल्कुल नापसंद करते थे। बिल्कुल वही एक एजेंडा है कि गोल एक ही है कि दागी हो या बागी, जिताऊ होना चाहिए। जब ये कॉन्सेप्ट जेहन में आ जाता है तो उसके बाद में कुछ इश्यू बचता नहीं है। अब सबको एक एक चीज निकल करके ध्यान आ रही है और ये नहीं मालूम है कि जो हम एक उंगली उठा रहे हैं 3 उंगली हमारी और है। सबकी स्थिति है, लेकिन बावजूद उसके कांच के महल में बैठ के एक दूसरे पे पत्थर फेंकना। खैर ये लेकिन इलेक्शन कैंपेन पूरा निपट गया। हेलीकॉप्टर की तलाशी से लेकर के बटोगे तो कटोगे का मुद्दा तो काफी चलता रहा। लाड़की बहना या दूसरी महिलाओं की जो योजना है, उनको इतने पैसे देंगे, बेरोजगारों को इतना पैसे देंगे, बिजली के बिलों में ये राहत देंगे। तमाम चीजों के बाद बहस का मुद्दा एक ही बना रहा है कि बटोगे तो कटोगे। इसमें मैं प्रमोद वशिष्ठ साहब के पास में जाना चाहूंगा। सर मैं एक बात जानना चाहूंगा आपसे कि एक तो क्लियरिटी थी क्या मुद्दे में कि बटोगे तो कटोगे? नहीं योगेंद्र जी, देखो क्लियरिटी तो ये बटोगे कटोगे एक लाइन तो माइक पे बोल दी गई जो भी, लेकिन बाद में जो घर घर या प्रचार करने जो जाते हैं वो सब समझा देते हैं कि बटोगे कटोगे क्या है। लेकिन महाराष्ट्र में जो स्थिति है वो एक अलग तरह की है। यहाँ जो चुनाव है, यहाँ मराठा वर्सेस अदर्स हो गया। जैसे हरियाणा में जाट बनाम गैर जाट चुनाव हुआ, महाराष्ट्र में जो स्थिति नजर आ रही है मराठा वर्सेस अदर्स आ रही है। वहां मराठा 28% है और 288 में से 100 सीट मराठा विधानसभा की है। लोकसभा में भी आधी ज्यादा सीटें मराठा उसने जीती हैं। बड़े समय से मराठा आरक्षण की मांग करता जा रहा है। तो बटोगे कटोगे जो मुद्दा है वो इसमें घालमेल हो गया। इसमें 38% ओबीसी है, 14% ही मुस्लिम है। बटोगे कटोगे तो उनके लिए 14% मुस्लिम है। ज्यादा से ज्यादा सीट है, बड़ी सीटों पे प्रभाव डालता है मराठा जो आरक्षण की मांग करता रहा है। तो इसमें जो कांग्रेस है, इंडिया गठबंधन है, उनके साथ मराठा के रूप में शरद पवार जी और अपने शिवसेना वाले भाई साहब वो रहे, और जो भारतीय जनता पार्टी है उनमें एकनाथ शिंदे और अजीत पवार जी ने मराठा पूरी टीम को संभाला। अब ये मराठाओं को कितना संभाल पाए इसको, अब शरद पवार जो लीडर तो बड़े रहे निश्चित रूप से, लेकिन इस बार जो थोड़ा बताते हैं कि उनकी उम्र के कारण थोड़ा सा इतना प्रभाव अभी नहीं लग रहा है। अब क्या परिणाम होगा वो तो बाद में पता लगेगा जी। दूसरा इन्होंने ओबीसी के भी अपने लीडर्स को जो 38 सर मैं तो भाषा की जो बटोगे तो कटोगे वाले कॉन्सेप्ट को मैं जरा समझना चाहूंगा। एक रहोगे सेफ रहोगे, क्योंकि राहुल गांधी ने फिर उससे आगे की बातें बताई हैं। देखो कारण क्या है योगेंद्र जी, भारतीय जनता पार्टी का तो मुद्दा ही है कि बांटो राज कर लो। वो तो हिंदू मुस्लिम उनका तो करने का वही है। जब राहुल गांधी ने जो अपनी मंच से उनमें चला, उन्होंने तो ये कहा कि भाई हम बटो कटो मुद्दे को दबाने के लिए भाई हम आरक्षण को जो दायरा है उसको बढ़ा देंगे। उन्होंने इस तरह का वो चलाया है। लेकिन बटोगे कटोगे जो है ना वो जो मुद्दा है वो निश्चित रूप से हावी तो वहां रहा। मतलब बटोगे का इसमें हिंदू मुस्लिम करने के लिए जो पूरी तरह मौसम, और बम्बई में थोड़ा बहुत है भी कि जो गैंगस्टर रहे हैं वो ज्यादातर बम्बई है जो बड़ी बड़ी जो वो एक बहुत बड़ी जो वो है चाल, उसमें ये सारे निकले। हाजी मस्तान हो या फिर वो दाऊद इब्राहिम बैठा हो, तो वो वहां पूरी तरह चला है। मंच से बटोगे कटोगे बोल दिया, लेकिन एक एक ने कार्यकर्ता ने संघ ने सब ने जाके संघ पूरी तरह वहां एक्टिव रहा और रहेगा भी। उनका तो मुख्यालय ही वही है। नहीं तो निश्चित रूप से ये तो वहां कुछ ना कुछ तो असर इसका जैसे रहेगा। लेकिन जो मेन मुद्दा यहाँ मराठा का है उसमें इसको थोड़ा सा दबाया है कि मराठा जो आरक्षण की लंबे समय से मांग कर रहा है 28%, उसका वोट कितना ले पाते हैं, वही बटोगा कटोगा का पार लगा पाएंगे कि
अगर ज्यादा वोट जिसको पड़ गए वही वही गाड़ी पार होती नजर आ रही है, ये स्थिति जी तो है। हाँ जी बिल्कुल। खैर चलिए, लेकिन बटोगे तो कटोगे, साथ रहोगे, सेफ रहोगे। मैं ओम जी से इसकी व्याख्या समझना चाहूंगा। ओम जी, इसका कुछ आधार रहा या बीजेपी की ओर से उत्तर प्रदेश से ये नारा शुरू हुआ, योगी आदित्यनाथ, जिसको बीजेपी ने भी उस पर ठप्पा लगाया, आरएसएस ने भी ठप्पा लगाया और एक पार्टी का मुद्दा बन गया है। एक एडिशन जोड़ा कि साथ रहोगे, सेफ रहोगे। क्या लगता है आपको कि इसका कुछ चुनाव पे इम्पैक्ट रहेगा, या फिर बीजेपी जो चाह रही थी अपने एजेंडे पर उसमें सफल होती दिखाई दे रही है? देखिए, महाराष्ट्र में ये सिलसिला ज्यादा अर्थपूर्ण नहीं है। अब सीटों के हिसाब से देखिए, जैसे विदर्भ है उसमें 62 सीटें आती हैं और 11 जिले आते हैं, नागपुर से अकोला तक। वो बहुत अलग किस्म का पोजीशन है, उसमें मराठा वाला सिलसिला उस तरीके से नहीं है। दूसरा है 46 सीटों वाला मराठावाड़ा, तो औरंगाबाद से लातूर तक है, वो है। और उसके लिए जो लीडर है वो मनोज जरांगे, जो लगातार एजुटेशन करते हैं, एजुकेशन और उन तक की नौकरियों की मांग लेकर वहाँ आप बात खाते। अभी जैसे ये जो 5 जिलों वाला ये पश्चिमी महाराष्ट्र का हिस्सा है, जिसमें एनसीपी बड़ी पावरफुल है और जिसमें वहाँ पर खासतौर से अजीत और पवार साहब दोनों वहाँ पर बटे हुए नजर आते हैं। लेकिन पवार साहब को चुनौती देने वाला सिलसिला बनता है, जैसे उनका सम्मान है उस तरीके से। लेकिन ये जो डायलॉग है जो चला है, जो यूपी से चलकर वो सब जगह गया, उसका रिजेक्शन हुआ है महाराष्ट्र में उसको एक्सेप्ट नहीं किया। जैसे मुंडे जी की डॉटर ने भी बोला, अजीत ने भी बोला कि यहाँ हम काटने और तरह की बात नहीं करेंगे। लेकिन ये वहाँ ट्राइबल एरिया में इसको चर्चा हो रही है। ये देखिए, खासतौर से मैं देख रहा हूँ कि मेरे को बार बार 1980 याद आता है, तो जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी की रचना हुई थी वो यही थी कि हम एक साफ सुथरा चाल चरित्र और चेहरा बदल देंगे पूरी राजनीति का, गोविंदाचार्य की जुबान में। और उसमें जो सद्भाव कहीं समाप्त नहीं हो रहा था, उसमें सारे संप्रदाय थे, सारी वो सब सिलसिले थे। वो जिस तरीके से राजनीति निकल के आ रही थी वो विकल्प बनता था देश का। लेकिन दुर्भाग्य से जिन आस्थाओं को और जिन चीजों को लेकर के जो विपक्ष जो सत्ता बनी वो बहुत अलग किस्म की है। उस सत्ता में हर हाल में सत्ता हमारे पास में रहनी चाहिए, और लक्ष्य हमारा जो पहले ऐसा नहीं था। पहले हम लोग इसी पे बहस कर रहे थे कि हिंदू जो रहता है हिंदुस्तान में सब हिंदू हैं, ये सब आखिर कन्वर्ट हो गए, लेकिन ऐसा इस तरह की कोई बहस नहीं होती थी। अब तो उसमें कुछ बड़ा जटिला सिलसिला बन गया है, एक दूसरे को लेकर के बड़ी नफरत की निगाह से देखने लग रहे हैं। और ये कटोगे और बटोगे, तो ये तो दिया है उसको हालांकि माइल्ड करके, और हमारे प्रधानमंत्री ने सेफ के लिए कहा कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। अब वो पूरे दुनिया के संदर्भ में भी हो सकता है और देश के संदर्भ में भी हो सकता है, और अपनी दोनों बातें राज्य के एक चीज से कई निशान साधे जा रहे हैं इसमें, और ये सफाई भी दी जा सकती है कि दी भी गई है कि सोच अलग अलग है आप लोगों की। मीडिया पे भी डाल दिया इसको कि मीडिया की अपनी सोच है, कुछ भी सोचे, हम तो देश को एक राष्ट्र निर्माण में इस स्लोगन को बात की है। मैं राजीव जी आपके पास में आना चाहूंगा कि ये राष्ट्र निर्माण के लिए स्लोगन इलेक्शन के बीच लाया गया, इसमें राष्ट्र का निर्माण हो रहा है, बीजेपी अपने निर्माण को करना चाह रही है इसके माध्यम से। देखिए योगेंद्र जी, ये बटोगे तो कटोगे वाला मतलब के अपन बैकग्राउंड में थोड़ा जाए। जब लोकसभा चुनाव हुए तो लोकसभा चुनाव में कुछ उत्तर प्रदेश, बिहार, कुछ कमोबेश बंगाल, कुछ राजस्थान, यहाँ के जो नतीजे आए वो भाजपा के अनुकूल नहीं आए। तो भाजपा ने उसका गहन अध्ययन किया होगा, उसके पीछे क्या कारण रहे। तो वो जो उससे 2014 और 2019 के जो चुनावों में एक मुश्त हिंदू वोट जो मिला था उसमें कहीं बंटवारा हो गया, तो उसके नतीजे में भाजपा बहुत कम सीटें ला पाई। जो उसका टारगेट था उससे बहुत कम सीटें आ पाई। सीटें तो खूब आई भाजपा के हिसाब, मतलब हम लोगों के हिसाब से तो भाजपा बहुत सारी सीटें लाई, 240 लाई, सत्ता में आ गई। लेकिन जो भाजपा का इनर सर्किल है उसके हिसाब से बहुत कम सीटें आई। तो जो सीटों का नुकसान हुआ तो उसके पीछे ये रीजन गया कि भाई कहीं ना कहीं जो हिंदू वोट है
उनमें बिखराव हुआ, वो बट गए। वो जैसे उत्तर प्रदेश के नतीजों का जो अब अध्ययन चल रहा है, उसमें जो चीजें बहुत सी एजेंसियों के सर्वे में भी आ रही हैं कि वहां यादव वोट या ओबीसी का वोट या शेड्यूल कास्ट का वोट बड़ी संख्या में इंडिया गठबंधन को चला गया, जिसमें समाजवादी पार्टी, ये अयोध्या जैसी सीट जो फैजाबाद सीट कहलाती है, वहां वो जनरल सीट थी, लेकिन वहां शेड्यूल कास्ट का व्यक्ति चुनाव जीत गया समाजवादी पार्टी से। तो इस तरीके से काफी वोट जो हुआ। तो अब जो चुनाव आ रहे हैं, तो भाजपा ने उस रणनीति को अपनाया कि इन जगह भी ये चीज फैलाई जाए। तो भाजपा का तो शुरू से ही एक मतलब उसमें कोई छुपाव वाली भाजपा, ये भी खासियत है भाजपा की, मैं मानता हूँ कि वो छुपाते नहीं है, वो सीधे तौर पे कहते हैं हमारे पास तो जो बहुसंख्यक वोट है, हम तो उसके आधार पर राजनीति करते हैं। अब विरोधी भले इनको सांप्रदायिक कहते हैं, ये कहते हैं, वो तो 50 साल से कहते आ रहे हैं, लेकिन भाजपा अपने उद्देश्य में तो सफल हो रही है। तो भाजपा का जो विचारधारा वाला परिवार है, विचार परिवार जो उनका कहलाता है, तो उसमें उसको कई ताकत मिली। अब ये तो मन से कह दिया, जैसे प्रमोद जी भी बता रहे थे, अब वो घर घर जाके कार्यकर्ता असलियत बताएंगे कि भाई ये किस लिए कह रहे हैं हम। तो वही कह रहा हूं मैं, उसकी डेप्थ कार्यकर्ता समझा रहा है। मंचों से जो कुछ कहना था नेताओं ने कह दिया, क्योंकि अब समय भी नहीं है, समय भी केवल अब घर घर जाकर के आप कोई चर्चा कर सकते हैं कि चुनाव प्रचार का शोर थम चुका है। तो ये माना जा सकता है कि एजेंडे में यूं देखें तो क्लियरिटी नहीं है, लेकिन हाँ एक तीर से कई निशाने भी साधे जा रहे हैं, ये मान सकता हूँ राजीव जी। नहीं, बिल्कुल। मैं तो इस मामले में मतलब जो चारधारा वाली पार्टी होती, चाहे कम्युनिस्ट हो चाहे भाजपा वाले हो, दक्षिणपंथी हो या वामपंथी हो, इनकी एक क्लियर कट राजनीति है। मतलब इसमें कोई अब एक कांग्रेस ने कितना ही जोर लगा दिया, भाजपा को तो रोक नहीं पाई, 10 साल से सत्ता में है। और जो जिसको कह सकते हैं कि जो धर्मनिरपेक्षवादी जो लोग होते हैं या विचारक होते हैं या नेता होते हैं, वो कुछ भी नहीं कर पाए, भाजपा को बढ़ने से ही नहीं रोक पाए, वो अपनी विचारधारा ही नहीं फैला पाए। तो इसका मतलब तो वो अनसक्सेस है, भाजपा सफल है, वो अपने जो एजेंडे पे चली उस पर सफलता हासिल की उसने। 2014-2019 में कई राज्यों में सफलता हासिल की, उत्तर प्रदेश में लगातार 2 बार सत्ता में आ रही है। तो धर्मनिरपेक्षता का जो राग अलापने वाले लोग हैं, वो तो कहीं ना कहीं अनसक्सेस हो गए, क्योंकि वो पिछले 40 साल से भाजपा को इसी पे घेरते रहे, लेकिन भाजपा आगे बढ़ती रही। जी योगेंद्र जी। प्रमोद जी आपके पास में आना चाहूंगा, पूरी रणनीति के साथ में लाया गया इलेक्शन में ये मुद्दा और इसका कुछ बेनिफिट मिलेगा? नहीं, देखो महाराष्ट्र का मैं एक और बताऊं आपको, ये जो बटोए कटोए का जो चला नहीं, जिक्र झारखंड में भी हुआ है इसका। नहीं, हाँ जो जहाँ इसमें बिल्कुल तो निश्चित रूप से देखो, ये बिल्कुल आप कह रहे हो ना क्लियर नहीं, ये क्लियर समझो। ये तो ये जैसा अपन लिख देते हैं ना कि एक पॉइंट लिख दिया फिर उस पे उसकी व्याख्या लिखते, तो ये तो पॉइंट तो बड़े नेता लिख रहे हैं, व्याख्या सारी कार्यकर्ता कर रहा है, धरातल पे उतार रहे हैं। निश्चित रूप से काफी वायरल हुई है इनकी जो वो भी कि भाई किस तरह समझा रहे हैं कि एक हो जाओ, बढ़ते जा रहे हैं ये मुस्लिमों का देश, विदेश में सारे तुम्हारी जनसंख्या खत्म हो जाएगी, ये इसमें क्लियर साफ समझा रहे हैं। लेकिन महाराष्ट्र जो अगर उसकी प्रॉपर बात करें 228 सीट वाले की, तो वहां जो मराठी है ना, वो कांग्रेस का जो ठाकरे परिवार या दूसरे, उन्होंने उसको दूसरी तरह से मराठियों में फेंका कि आप एक हो जाओ सारे, हम ही करते आए, बाल ठाकरे जी ने आपकी सेवा की है, बटो मत, बढ़ जाओगे तो फिर स्थिति खराब हो जाएगी। वहां का मराठी बहुत एक थोड़ा सा संवेदनशील है, वो पहले ही बोलते हैं कि आमची मुंबई, जगह जगह लिखा मिलेगा आमची मुंबई मराठी। आपने पुराने किस्से देखे होंगे, बिहारियों को पीटा, उनको भगाया कभी किसको, वो मराठा को ज्यादा वो पसंद करते हैं। तो मुद्दा जो है ना वो इसमें भी चला है थोड़ा कुछ क्षेत्रों में कि भाई हम एक हैं, मराठी एक हैं, हमको आरक्षण लेना है, तो उनका ये चल रहा है। तो इसमें कोई दोहराई नहीं है निश्चित रूप से। ये देखो इसमें कहीं ना कहीं तो बेनिफिट मिलने वाली बात इनको है ही। क्या स्थिति रहती है वो एक अलग है। तो बिल्कुल, चलो ये तो 23 तारीख को जब हम चर्चा कर रहे हैं तो कितने बटे और कितने कटे उसका अंदाजा उसी से लगाया जा सकता है। लेकिन जो भाषा है तार तार हुई है, कोई किसी को गद्दार कह रहा है, कोई जोकर कह रहा है, कोई जहरीला सांप कह रहा है, कोई क्या कह रहा है। तो बेलगाम जो जुबान, इसे फिसलना तो मैं नहीं कहूंगा, बाकायदा सोच समझ के कहा गया है। वो तो टंग स्लिप की एक अलग स्थिति बनती है, आपका स्ट्रक्चर अलग दिखाई देता है उस समय।
जब आप ताल ठोक के खुल करके कह रहे हैं तो उससे तो यही कहा जाएगा। लेकिन बस चलते चलते इतना जरूर कहना चाहूंगा कि राजनीति है, प्रतिस्पर्धा रहनी चाहिए, हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए, ये प्रतिशोध में तब्दील मत होने दीजिए, क्योंकि ये जुबान जो है यही प्रतिशोध में तब्दील करती हुई दिखाई दे रही है। कोई किसी को कुछ भी कह रहा है, राहुल गांधी के लिए बीजेपी कह रही है कि छोटा पोपट कर दिया चौपट। तो ये मुझे लगता है कि ख्याल सभी को रखना चाहिए, कौन किसको जहरीला कह रहा है, कौन किसको पोपट कह रहा है। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।